फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 क्या है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको जीडीएस से रिलेटेड सारी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीडीएस कंडक्ट रूल 2020 में कितने रूल्स हैं और एक एक करके सारे रूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 में टोटल 45 रूल्स हैं। मैं आपको आज रूल 1 से लेकर के रूल 9 तक एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन देने से वीडियो लंबी हो जाएगी। अब हम चलते हैं रूल 1 की तरफ। रूल 1 में खास कुछ नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि 14 फरवरी 2020 को ये रूल लागू होता है, जो कि जीडीएस को एंगेजमेंट में मदद करेगा। और बात करते हैं रूल 2 की, तो रूल 2 में बताया गया है कि ये जीडीएस के ऊपर अप्लाई होने वाला रूल्स है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा कि ये जीडीएस के एंगेजमेंट और कंडक्ट में हेल्प करेगी। अब हम चलते हैं रूल 3 के ऊपर। रूल 3 की बात करें तो इसमें डेफिनेशन बताए गए हैं कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, और भी बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए हैं जो हमारे कोई काम की नहीं है, हमें बस इससे डेफिनेशन ही पता चलेगा। लेकिन तीसरे रूल में जो है 3A आता है, जो कि सबसे खतरनाक रूल है। तो हम सबसे फेमस रूल की बात करेंगे कि जिसका विरोध सारे जीडीएस करते हैं। तो 3A में सबसे पहला पॉइंट है कि जीडीएस 5 आवर से ज्यादा काम नहीं कर सकते। ये जो है जितने भी हम जीडीएस हैं उन पे ये लागू होता है कि वो जितना भी हो, काम का लोड कितना भी हो, वो 5 आवर से ज्यादा काम ना कर। मिनिमम 4 आवर्स है, मिनिमम आप 4 आवर्स काम कर सकते हो, लेकिन उससे एक लेवल बढ़ जाएगा तो आपका टीआरसीए भी एक लेवल बढ़ जाता है, लेकिन 5 आवर्स से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं 3A के पॉइंट 2 के बारे में। तो उसमें बताया गया है जीडीएस 65 ही काम कर सकते। ये तो जीडीएस के फायदे में है, क्योंकि कोई भी सरकारी कर्मचारी 60 साल तक काम करता है, लेकिन जीडीएस 65 तक कर सकते। अब बताते हैं हम तीसरे पॉइंट के बारे में, 3A रूल का तीसरा पॉइंट। तो पॉइंट में बोला गया है कि जीडीएस को अंडरटेकिंग देना होगा, जिसमें उसको मिलने वाले सैलरी के अलावा भी उसके पास अलग से इनकम हो। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यह चाहती है कि जीडीएस का काम वो करें जिनके पास पहले से पैसा हो। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर मान के चलिए मेरे पास पैसा होता तो क्या मैं जीडीएस का नौकरी कभी करता? कभी नहीं कर। तो यही है प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं जीडीएस के 4th पॉइंट की तरफ, 3A के 4th पॉइंट की तरफ। तो जीडीएस को सेवक के किसी भी पोस्ट पे ट्रांसफर किया जा सकता है या किसी भी यूनिट में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भेज सकता है। जैसे कि मान के चलिए मेरा पोस्ट एबीपीएम था, तो मैं अभी बीपीएम हूँ एम जोन विलेज का, तो मेरा पोस्ट जो है वो ट्रांसफर हो गया, एबीपीएम से बीपीएम हो गया। इसी तरह बीपीएम से एबीपीएम भी किया जा सकता है। और आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट, जैसे कि मैं अभी रिभोई डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो मुझे अगर कहीं सब डिवीजन, किसी और सब डिवीजन में खाली है, तो मुझे वहाँ भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं 3A के 5वें पॉइंट की तरफ। तो जीडीएस सिविल सर्विस से बाहर रहेगा। तो इसमें यही बताया गया कि आप सरकार के लिए काम तो कर रहे हो, लेकिन आप सरकारी अधिकारी नहीं हैं। बात करें पॉइंट नंबर 6 की, तो इसमें बताया गया है कि जीडीएस अपने आप को सेंट्रल एम्प्लॉयज नहीं बता सकता। और अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है जीडीएस को पोस्ट ऑफिस, विलेज या डिलीवरी जुरिडिक्शन में कहीं का भी रेसिडेंस देना होगा एंगेजमेंट के 1 महीने के अंदर। जिसमें यह भी बोला गया है कि बीपीएम को पोस्ट ऑफिस विलेज में और एबीपीएम को विलेज जुरिडिक्शन में एंगेजमेंट के 1 मंथ के अंदर रूम नहीं मिलने पर, रेसिडेंस नहीं मिलने पर उसको रिमूव या डिसमिसल भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में, जिसमें बताया गया है कि जीडीएस बीपीएम को पोस्ट ऑफिस खोल के देना है, लेकिन पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या फिर विलेज पंचायत के द्वारा पहले से दिया गया है, तो पोस्ट ऑफिस सेम बिल्डिंग में ही खोला जाएगा। पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो पॉइंट नंबर 9 में यह बताया गया है कि जीडीएस को कंबाइंड ड्यूटी, कॉम्बिनेशन ड्यूटीज भी परमिसिबल है। बात करें रूल 3B के बारे में, तो इसमें बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा जीडीएस का और किसको कितना % रिजर्वेशन मिलेगा। तो सबसे पहले की बात तो यह है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 साल से लेकर के 40 साल के कोई भी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि ST SC को 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब वो
45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी को 3 इयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसका मतलब है 40 + 3 43 साल तक वो भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी अगर कोई है तो उनको 13 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, और पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी कोई है तो उनको 15 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। मतलब वो लास्टली 55 इयर्स तक का अगर है तो वो पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3B की पॉइंट 2 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि कोई भी जीडीएस में जो अप्लाई करने वाले लोग हैं उनका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है 10th पास, और जिसमें आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास होना कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट के सेकेंड में बताया गया है कि कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। इसमें बताया गया कि 10th स्टैंडर्ड तक में स्टेट के द्वारा जो दिया गया लैंग्वेज है वो पढ़ा होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड में। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि आपको बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का नॉलेज होना चाहिए या फिर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जिसमें ये बताया गया है कम से कम आपके पास कंप्यूटर का 60 दिनों का सर्टिफिकेट हो, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोर्ड और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लिया गया हो, या फिर आपके 12th में कंप्यूटर का सब्जेक्ट हो, या फिर 10th में आपके कंप्यूटर का सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं 3B की पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जिसमें ये बताया गया है कि जीडीएस कंडक्ट रूल 3A में जितने भी पॉइंट्स है उसमें ये बताया गया ब्रांच ऑफिस के लिए जीडीएस को जो है रेसिडेंस शो करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो उसमें बताया गया है कि नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए, आपको एटलीस्ट साइकिल चलाना आना चाहिए, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर मोटरसाइकिल लाइसेंस हो, वो मतलब कोई सा भी 2 व्हीलर्स लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। और 5th में आपको ये बताया गया है कि आपके पास एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड हो। मतलब ये है कि आपको जो सैलरी मिलता है आपके जीडीएस के काम करने पे, वो जो है उसके अलावा आपके पास आपका अपना कोई अलग से एक्स्ट्रा इनकम जरूर हो, आप इस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट ना हो। ठीक है। 6 पॉइंट बोलता है कि आपको सिक्योरिटी फर्निश करना है, जैसे कि डिपार्टमेंट आपको बोलेगा, और बाकी सारी चीजें हमारे काम की नहीं है, वो हमारे काम पे नहीं आएंगी। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट पॉइंट नंबर 10 के बारे में, जिसमें बताया गया है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, TRCA जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि TRCA जो है BPM का 12,000 है और ABPM और डाक सेवक का 10,000 है। और अगर आप 5 घंटे काम कर रहे हो, आप लेवल 2 हो गए हो, तो BPM का TRCA जो है 14,500 हो जाएगा और ABPM का TRCA रहेगा 12,000। ठीक है, ये बताया गया है। और इस हिसाब से हमारा जो नेक्स्ट आता है 11th पॉइंट, उसमें बताया गया है मेथड ऑफ एंगेजमेंट। तो मेथड ऑफ एंगेजमेंट में यही कि EWS, OBC, ST, SC सारे कैटेगरीज होने चाहिए, जिसमें UR, OBC और EWS का फॉर्म फिलिंग फीस होता है वो आएगा, बाकी ST, SC फीमेल और PWD कैंडिडेट्स के लिए वो फीस नहीं रहेगा। 12th में वही जॉब प्रोफाइल जो कि आप लोगों को पता होगा, BPM का काम क्या होता है, ABPM का काम क्या होता है, डाक सेवक का काम क्या होता है। ठीक है, ये हमने खत्म कर दिया 3B। दोस्तों, रूल 3C के ऊपर बात करने से पहले मैं एक डाटा दिखाना चाहता हूँ। यह है मेरे पोल का डाटा, जिसमें 97% लोगों का मेरी वीडियोस से हेल्प हुआ है, और ये है मेरे चैनल का डाटा, जिसमें 91% लोग मेरा वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं रूल नंबर 3C के तरफ, जिसमें बताया गया है GDS के वॉलंटरी डिस्चार्ज के बारे में। इसमें अगर आप 20 साल का वर्क कंप्लीट करते हो तो आप वॉलंटरी डिस्चार्ज ले सकते हो, ये कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रूल नंबर 6, क्योंकि 4 और 5 रूल जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंगेजिंग अथॉरिटी के पावर को डिस्कस करती है। तो फ्रेंड्स, रूल 6 में GDS के पेंशन और ग्रेजुएटी के बारे में बताया गया है, जिसमें बोला गया है कि GDS को पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन उनको GDS ग्रेजुएटी दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि GDS के ग्रेजुएटी के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से 15 सब्सक्राइबर मिलते ही मैं ग्रेजुएटी पे एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करूंगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रूल 7 की। इसमें GDS को मिलने वाले लीव के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें बताया गया है कि GDS हर 6 महीने में
एक बार 10 दिनों का छुट्टी ले सकता है और एक साल में टोटल 20 दिनों की लीव जीडीएस को मिलती है, जिसका पेमेंट आपके सैलरी से काटा नहीं जाता। हमारी नेक्स्ट रूल जो है वो है 7A, जिसमें जीडीएस को मिलने वाली ईएल या इमरजेंसी लीव के बारे में बताया गया है, जो कि 1 कैलेंडर ईयर में ओनली 5 डेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है महिलाओं के लिए, जिसमें उनको 6 महीने की मैटरनिटी लीव दी जाएगी, ये बताया गया है। अब हम चलते हैं जीडीएस के नेक्स्ट रूल के तरफ, जो कि आता है रूल 8, जिसमें जीडीएस के टर्मिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि इंगेजमेंट के 3 साल के अंदर पोस्ट ऑफिस अथॉरिटी रिटन टर्मिनेशन जारी कर सकती है या आप खुद ही रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हो। दोनों ही केसेस में आपको 1 मंथ नोटिस पीरियड में वर्क करना पड़ेगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि आपने कोई फाइनेंशियल स्कैम तो नहीं किया है। इस 1 महीने का TRCA और DA दोनों आपको मिलेगा। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इस वीडियो के लास्ट रूल पे, रूल 9, जिसमें आपके ऊपर लगने वाली पेनल्टीज को एक्सप्लेन किया गया है। पेनल्टीज 2 प्रकार की होती हैं, पहला माइनर पेनल्टी, दूसरा मेजर पेनल्टी। पहले हम एक्सप्लेन करेंगे माइनर पेनल्टीज। माइनर पेनल्टीज का फर्स्ट पॉइंट है कि आपको सेंश्योर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई या रिटर्न पेनल्टीज नहीं दी जाएगी। बेसिकली ये आपकी निंदा करने का मौका देता है आपके सुपीरियर्स को, लेकिन वैलिड। पॉइंट 2 की बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि जीडीएस को MTS, पोस्टमैन और मेल गार्ड के रिक्रूटमेंट एग्जाम से भी बैन किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 3, इसमें यह बताया गया है कि जीडीएस को सीनियोरिटी बेसिस पे बिना एग्जाम के प्रमोशन जो मिलता है, उससे भी आपको अगले 3 सालों तक खारिज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट 4 बोलता है कि आपके द्वारा किए गए किसी भी लॉस का कॉम्पनसेशन आपके TRC से किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें पॉइंट 5, तो इस पॉइंट में बोला गया है कि आपके TRCA में सैलरी का जो 3% इंक्रीमेंट लगता है वो 3 साल तक रोका जा सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मेजर पेनल्टीज के बारे में, जिसके पॉइंट नंबर 6 में यह बोला गया है कि आपके TRCA स्लैब को मिनिमम लेवल पर किया जा सकता है, जो कि 3 साल से ज़्यादा तक का भी हो सकता है, लेकिन वो पेनल्टी परमानेंट रूप में लागू नहीं होगी। इन सिंपल वर्ड मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मेरा TRCA अभी 10,000 है, DA 50% होने पे 5,000 और ऐड हो जाएगा, तो मेरा TRCA जो है वो 15,000 हो जाएगा। लेकिन यह पेनल्टी मेरे पे लगने पे मेरा TRCA फिर से कम होके 10,000 पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि जीडीएस को मिलने वाली ग्रेजुएटी का भी डिस्चार्ज हो सकता है। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है पॉइंट नंबर 8, जिसमें यह बोला गया है कि आपको टर्मिनेट किए जाने पे आपके फ्यूचर इंगेजमेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर सिंपल भाषा में बोलना चाहूँ, मतलब यह है कि आपको टर्मिनेट अगर किया जाता है तो आप फिर से जीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते। लेकिन इसी का उल्टा जो है हमारे पॉइंट नंबर 9 में बोला गया है, जिसमें यह बोला गया है कि आपको टर्मिनेट किया जाएगा, लेकिन आप फ्यूचर में कभी भी जीडीएस का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते और जीडीएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे 9 रूल्स। इसके बाद के रूल्स हम दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और पोस्ट ऑफिस पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।